चिंतन और क्रिया 16.1 नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इसकी कमियों पर चर्चा करें। शीर्षक नकारात्मक स्वतंत्रता अवधारणा को उजागर करना और इसकी कमियों की खोज करना। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर विचार करने और उसका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता राजनीतिक दार्शनिक यशायाह बर्लिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में काफी बहस और जांच का विषय रहा है। इस चिंतन में मैं नकारात्मक स्वतंत्रता की पेचीदगियों, इसकी उत्पत्ति और समय के साथ इसे झेली गई आलोचनाओं पर प्रकाश डालूंगा। इस अन्वेषण का उद्देश्य नकारात्मक स्वतंत्रता, इसके निहितार्थ और आलोचकों द्वारा पहचानी गई अंतर्निहित कमियों की व्यापक समझ प्रदान करना है। नकारात्मक स्वतंत्रता परिभाषित। नकारात्मक स्वतंत्रता, जैसा कि यशायाह बर्लिन ने अपने मौलिक निबंध टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में संकल्पित किया है, स्वतंत्रता के गैर हस्तक्षेप के विचार के इर्दगिर्द घूमती है। बर्लिन के अनुसार एक व्यक्ति इस हद तक स्वतंत्र है कि उसे अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को पूरा करने से रोकने वाली कोई बाहरी बाधा या बाधा नहीं है। सरल शब्दों में, नकारात्मक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के कार्यों में बाहरी दबाव या हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है। यह अवधारणा अक्सर स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा के विचार से जुड़ी होती है, जहां स्वतंत्रता को सक्षम स्थितियों की उपस्थिति के बजाय बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तियों को बाहरी ताकतों से बचाने पर केंद्रित है, जो उनकी स्वायत्तता को कम कर सकती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की कमियां। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता के अपने गुण हैं और इसने उदार राजनीतिक विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह अपनी कमियों से रहित भी नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि गैर हस्तक्षेप पर एकमात्र जोर मानव स्वतंत्रता की जटिल प्रकृति को पकड़ने में विफल रहता है और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करता है। यहाँ मैं नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ी कुछ प्रमुख कमियों पर चर्चा करूंगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता की प्राथमिक आलोचनाओं में से एक सकारात्मक स्वतंत्रता की उपेक्षा है। सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत व्यक्तियों की अपनी क्षमता को प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करती है। आलोचकों का तर्क है कि केवल गैर हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्तियों को पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक शर्तों की गारंटी नहीं मिलती है। ऐसे समाज में जहां आर्थिक असमानताएं और सामाजिक असमानताएं बनी रहती हैं, व्यक्तियों को बाहरी हस्तक्षेप से परे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों की कमी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सीधे हस्तक्षेप का सामना न करने के अर्थ में राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन अगर उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है, तो उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता उन संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करने में विफल रहती है जो सकारात्मक स्वतंत्रता को सीमित करती है। सामाजिक और आर्थिक संदर्भ की अनदेखी। नकारात्मक स्वतंत्रता की एक और आलोचना व्यापक सामाजिक और आर्थिक संदर्भ को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति काम करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां शक्ति की गतिशीलता और संरचनात्मक असमानताएं मौजूद हैं, हस्तक्षेप न करने का सख्त पालन मौजूदा असमानताओं को कायम रख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि समाज में कुछ समूहों के पास अनुपातहीन आर्थिक संसाधन या राजनीतिक प्रभाव है, तो राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति इन असमानताओं को और मजबूत कर सकती है।
नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से परे प्रणालीगत अन्याय को संबोधित करने के लिए कोई रूपरेखा प्रदान नहीं करती है। आलोचकों का तर्क है कि स्वतंत्रता की अधिक व्यापक समझ में उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो व्यक्तियों के अवसरों और विकल्पों को आकार देते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षता और बहुलवाद। एक अवधारणा के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता सांस्कृतिक रूप से तटस्थ होती है और यह उन विविध तरीकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकती है जिनसे लोग स्वतंत्रता की अवधारणा रखते हैं। आलोचकों का तर्क है कि स्वतंत्रता के लिए एक आकारफतसबी दृष्टिकोण स्वतंत्रता को समझने में सांस्कृतिक और प्रासंगिक विविधताओं को नजरअंदाज कर सकता है। विविध मूल्यों और मान्यताओं वाले बहुलवादी समाज में नकारात्मक स्वतंत्रता का एक कठोर अनुप्रयोग उन विभिन्न तरीकों के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है जिनके द्वारा व्यक्ति और समुदाय अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं और उसका पालन करते हैं। विशिष्ट सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं वाले समाजों में लागू होने पर अवधारणा की कमियां स्पष्ट हो जाती है, जिससे इसकी सार्वभौमिकता और प्रयोज्यता पर सवाल उठते हैं। शोषण की संभावना। आलोचक ऐसी प्रणाली में शोषण और दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी चिंता जताते हैं, जो पर्याप्त जांच और संतुलन के बिना नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। ऐसे परिदृश्य में जहां आर्थिक शक्ति राजनीतिक प्रभाव में बदल जाती है, जिनके पास अधिक संसाधन है, वे दूसरों की हानि के लिए अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सत्ता और संसाधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सकते हैं, जिससे समानता और न्याय के सिद्धांत कमजोर हो सकते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा उदारवादी राजनीतिक विचार को आकार देने में प्रभावशाली होते हुए भी अपनी कमियों से रहित नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि गैरहस्तक्षेप पर एक संकीर्ण फोकस मानव स्वतंत्रता की जटिलताओं, सकारात्मक स्वतंत्रता की भूमिका और समाज में बनी संरचनात्मक असमानताओं को नजरअंदाज कर देता है। इसके अलावा नकारात्मक स्वतंत्रता की सांस्कृतिक तटस्थता विविध और बहुलवादी समाजों में इसकी प्रयोज्यता पर सवाल उठाती है। इस विषय से जुड़े एक छात्र के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता की सीमाओं को पहचानना और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करना आवश्यक है, जो स्वतंत्रता की अधिक समग्र समझ प्रदान करते हैं। यह प्रतिबिंब राजनीतिक अवधारणाओं की दार्शनिक नींव की आलोचनात्मक जांच करने के निमंत्रण के रूप में कार्य करता है और स्वतंत्रता पर चर्चा के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चिंतन और क्रिया 16.2 व्यक्ति और समाज के बीच अहंकारपूर्ण विरोध का वर्णन करें। क्या इसे उल्टा या खत्म किया जा सकता है? चिंतन और कार्रवाई 16.2 व्यक्ति और समाज के बीच अहंकारी विरोध की खोज। परिचय। मानव अस्तित्व की जटिल टेपेस्ट्री में व्यक्ति और समाज के बीच परस्पर क्रिया चिंतन का एक शाश्वत विषय रहा है। इस जटिल रिश्ते का एक पहलू जो ध्यान देने की मांग करता है वह अहंकारी विरोध है, जो अक्सर व्यक्ति और समाज के बीच उत्पन्न होता है। यह विरोध परस्पर विरोधी हितों, मूल्यों और आकांक्षाओं से उत्पन्न होता है, जिससे एक गतिशील तनाव पैदा होता है जो दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक प्रवचन का केंद्र बिंदु रहा है। इस प्रतिबिंब में हम अहंकारी विरोध की प्रकृति में उतरते हैं, इसकी जड़ों, अभिव्यक्तियों और निहितार्थों की जांच करते हैं और इस अंतर्निहित संघर्ष को उलटने या खत्म करने की संभावना पर विचार करते हैं। अहंकारी विरोध को समझना। अहंवादी विरोध का तात्पर्य व्यक्तियों के स्वार्थों और समाज के सामूहिक हितों के बीच अंतर्निहित टकराव से है। इस संघर्ष के मूल में व्यक्तिगत इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों और बड़े सामाजिक ढांचे द्वारा लगाई गई अपेक्षाओं, मानदंडों और नियमों के बीच तनाव है। व्यक्ति स्वायत्तता और व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति चाहता है,
जबकि समाज का लक्ष्य एकजुटता, व्यवस्था और सामान्य भलाई है। यह तनाव मनुष्य की विविध और गतिशील प्रकृति और उनके द्वारा निर्मित जटिल समाज का एक स्वाभाविक उपोत्पाद है। अहंकारी विरोध की जड़ें। अहंकारी विरोध की जड़ों को समझने के लिए किसी को मानव मनोविज्ञान, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक गतिशीलता के जटिल जाल का पता लगाना चाहिए। अहंकार मानव मानस के एक केंद्रीय घटक के रूप में व्यक्तियों को अपने हितों और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। यह सहज आत्मकेंद्रित ड्राइव सामाजिक प्रभावों, सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय कारकों द्वारा आगे आकार लेती है। दूसरी ओर, समाज व्यवस्था बनाए रखने और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानदंड, नियम और अपेक्षाएं स्थापित करता है। ये सामाजिक संरचनाएं सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हुए भी व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन भी कर सकती हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक कथित खतरा पैदा हो सकता है। व्यक्ति की अहंकार प्रेरित गतिविधियों और सामाजिक बाधाओं के बीच टकराव अहंकारी विरोध के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। अहंकारी विरोध की अभिव्यक्तियां। अहंकारी विरोध व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक मानव जीवन के विभिन्न आयामों में प्रकट होता है। पारस्परिक संबंधों में परस्पर विरोधी व्यक्तिगत आकांक्षाएं और सामाजिक अपेक्षाएं तनाव, गलतफहमी और संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। कार्यस्थल में कर्मचारी व्यक्तिगत कैरियर लक्ष्यों और संगठनात्मक संरचनाओं की मांगों के बीच संतुलन बनाने में जूझ सकते हैं। व्यापक सामाजिक स्तर पर व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक मानदंडों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप सामाजिक आंदोलन, विरोध और क्रांतियां हो सकती हैं। नागरिक अधिकार आंदोलनों से लेकर लैंगिक समानता की लड़ाई तक स्थापित मानदंडों और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने वाले व्यक्तियों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। ये उदाहरण व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर करते हैं। अहंकारी विरोध के निहितार्थ। व्यक्ति और समाज के बीच अहंकारपूर्ण विरोध व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक सद्भाव और मानव सभ्यता की समग्र प्रगति पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष अलगाव, हताशा और अधूरी क्षमता की भावना पैदा कर सकता है। बदले में समाज व्यवधान, अस्थिरता और आवश्यक परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध का अनुभव कर सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच निरंतर टकराव सामाजिक विकास को बाधित कर सकता है। परिवर्तन का विरोध, विविधता को अपनाने की अनिच्छा और अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं को कायम रखना अनियंत्रित अहंकारी विरोध के कुछ परिणाम हैं। इन निहितार्थों को संबोधित करने के लिए खेल की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत स्वायत्तता में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अहंकारी विरोध को उलटना या खत्म करना। यह प्रश्न कि क्या व्यक्ति और समाज के बीच अहंकारपूर्ण विरोध को उल्टा किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, जटिल और बहुआयामी है। हालांकि पूर्ण उन्मूलन एक अवास्तविक लक्ष्य हो सकता है, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों के संयोजन के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देना संभव है। सामाजिक चेतना का विकास। अहंकारी विरोध को कम करने का एक तरीका सामाजिक चेतना का विकास है। शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, सामूहिक भलाई के प्रति सहानुभूति, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के बीच अंतर्संबंध की समझ को बढ़ावा देकर व्यक्ति एक अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकते हैं, जो शुद्ध स्वार्थ से परे है। समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना। अहंकारी विरोध को संबोधित करने में सामाजिक संरचनाएं और नीतियां सहायक हो सकती हैं। विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पहचानने और समायोजित करने वाली समावेशी नीतियां व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच अधिक न्यायसंगत संतुलन में योगदान करती है।
इसमें मौजूदा मानदंडों और विनियमों की फिर से जांच करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं हैं और लचीलेपन की अनुमति देते हैं, जो मानव आकांक्षाओं की विकसित प्रकृति को समायोजित करते हैं। संवाद और समझ को प्रोत्साहित करना। व्यक्तियों और समाज के बीच खुला और रचनात्मक संवाद अहंकारी विरोध द्वारा बनाई गई खाई को पाटने में मदद कर सकता है। संचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि समाज अपनी अपेक्षाओं और तर्कों को स्पष्ट कर सकता है। दृष्टिकोणों का यह आदान प्रदान आपसी समझ को बढ़ावा देता है और ऐसे समझौतों की नींव रखता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हितों को समायोजित करते हैं। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। अहंकारी विरोध को कम करने में व्यक्तिगत वृद्धि और विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत विकास पहल जो आत्मजागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करती है, व्यक्तियों को व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाती है। एक सुविकसित व्यक्ति व्यक्तिगत लक्ष्यों का पीछा करते हुए समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होता है। सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन। सांस्कृतिक मूल्य अहंकारी विरोध की गतिशीलता को गहराई से प्रभावित करते हैं। गंभीर रूप से जांच करके और यदि आवश्यक हो तो सांस्कृतिक मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन करके समाज एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक सद्भाव दोनों को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण की विकसित होती समझ के अनुरूप सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः व्यक्ति और समाज के बीच अहंकारी विरोध एक जटिल और बहुआयामी घटना है जो मानव मनोविज्ञान, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक गतिशीलता में गहराई से निहित है। हालांकि पूर्ण उन्मूलन अप्राप्य हो सकता है, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों के संयोजन से एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन संभव है। सामाजिक चेतना विकसित करना, समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना, संवाद को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच तनाव को कम किया जा सकता है। व्यक्ति और समाज के बीच सहजीवी संबंध की खोज के लिए निरंतर चिंतन, अनुकूलनशीलता और स्वहित से परे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अंतर्निहित तनाव को स्वीकार करके और अधिक संतुलित सह-अस्तित्व की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके व्यक्ति और समाज व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामूहिक कल्याण के बीच जटिल नृत्य को नेविगेट कर सकते हैं।